चैप्टर 13 घर पर नहीं। इस बीच बौने अंधेरे में बैठे रहे और उनके चारों ओर पूर्ण शांति छा गई। वे बहुत कम खाते थे और बहुत कम बोलते थे। वे समय बीतने का हिसाब नहीं लगा सकते थे और वे मुश्किल से हिलने की हिम्मत कर पाते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ की फुसफुसाहट सुरंग में गूंजती और सरसराहट करती थी। अगर वे झपकी लेते तो वे फिर भी अंधेरे और लगातार जारी रहने वाले सन्नाटे में जागते। आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद ऐसा लग रहा था, जब वे हवा की कमी के कारण घुटन और चक्कर खा रहे थे, वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे नीचे से ड्रैगन की वापसी की आवाज़ों का स्वागत करते। सन्नाटे में उन्हें उसकी किसी चालाक शैतानी का डर था, लेकिन वे हमेशा के लिए वहां नहीं बैठ सकते थे। थोरिन बोला, चलो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं। उसने कहा, मुझे जल्दी ही अपने चेहरे पर हवा महसूस करनी चाहिए या मर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं यहाँ दम घुटने से बेहतर खुले में स्मॉग द्वारा कुचला जाना पसंद करूँगा। इसलिए कई बौने उठे और टटोलते हुए उस जगह पर पहुँचे जहाँ दरवाज़ा था। लेकिन उन्होंने पाया कि सुरंग का ऊपरी छोर टूट गया था और टूटे हुए पत्थर से अवरुद्ध हो गया था। न तो चाबी और न ही जादू, जो एक बार आज्ञाकारी था, उस दरवाजे को फिर कभी खोल पाएगा। हम फंस गए हैं, वे करा उठे। यह अंत है, हम यहीं मरेंगे। लेकिन न जाने कैसे, जब बौने सबसे अधिक हताश थे, बिल्बो को दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कि उसकी वास्कट के नीचे से कोई भारी वजन उतर गया हो। आओ आओ, उसने कहा, जब तक जीवन है तब तक आशा है। जैसा कि मेरे पिता कहा करते थे, और तीसरी बार सब कुछ चुकाना पड़ता है। मैं एक बार फिर सुरंग में जा रहा हूँ। मैं उस रास्ते से 2 बार जा चुका हूँ, जब मुझे पता था कि दूसरी तरफ एक ड्रैगन है, इसलिए जब मुझे यकीन नहीं होगा तो मैं तीसरी बार जाने का जोखिम उठाऊंगा। वैसे भी बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता नीचे है, और मुझे लगता है कि इस बार बेहतर होगा कि आप सभी मेरे साथ चलें। हताशा में वे सहमत हो गए, और थोरिन बिल्बो के पक्ष में आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अब सावधान रहना, हॉबिट फुसफुसाया, और जितना हो सके उतना शांत रहना। हो सकता है कि नीचे कोई स्मोग न हो, लेकिन फिर भी हो सकता है। हमें कोई अनावश्यक जोखिम न उठाने दें। वे नीचे चले गए। बेशक बौने असली चुपके से हॉबिट की बराबरी नहीं कर सकते थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा फुफकार और सरसराहट की, जिसकी गूंज खतरनाक ढंग से बढ़ गई। लेकिन हालांकि बिल्बो डर के मारे रुक जाता और सुनता रहता, लेकिन नीचे कोई आवाज नहीं होती। नीचे के पास, जहां तक वह अनुमान लगा सकता था, बिल्बो ने अपनी अंगूठी पहनी और आगे बढ़ गया। लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। अंधेरा पूरा था और वे सभी अदृश्य थे, चाहे अंगूठी हो या न हो। वास्तव में यह इतना काला था कि हॉबिट अप्रत्याशित रूप से खुले स्थान पर आया, अपना हाथ हवा में रखा, आगे की ओर लड़खड़ाया और सिर के बल हॉल में लुढ़क गया। वह फर्श पर मुंह के बल लेटा हुआ था और उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, या मुश्किल से सांस भी ले पा रहा था। लेकिन कुछ भी नहीं हिला। रोशनी की एक किरण भी नहीं थी, सिवाय इसके कि, जैसा कि उसे लगा, जब उसने आखिरकार धीरे से अपना सिर उठाया, तो उसके ऊपर और अंधेरे में दूर एक हल्की सफ़ेद चमक थी। लेकिन निश्चित रूप से यह ड्रैगन फायर की चिंगारी नहीं थी। हालांकि उस जगह पर कीड़े की बदबू भारी थी, और उसकी जीभ पर भाप का स्वाद था। आखिरकार मिस्टर बैगिंस इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाए। धिक्कार है स्मॉग, तुम कीड़े! वह जोर से चिल्लाया। छिपाई छिपाई का खेल बंद करो। मुझे एक लाइट दो, और फिर मुझे खा लो, अगर तुम मुझे पकड़ सको। अदृश्य हॉल में हल्की सी गूंज गूंजती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बिल्बो उठा और उसने पाया कि वह नहीं जानता था कि किस दिशा में मुड़ना है। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर स्मोग क्या खेल रहा है, उसने कहा। वह आज रात, या जो भी हो, घर पर नहीं है, मुझे लगता है। अगर ओइन और ग्लोइन ने अपने टिंडर बॉक्स नहीं खोए हैं, तो शायद हम थोड़ी रोशनी कर सकें, और किस्मत बदलने से पहले चारों ओर देख सकें। प्रकाश! वह चिल्लाया। क्या कोई प्रकाश बना सकता है? बौने, निश्चित रूप से, बहुत घबरा गए जब बिल्बो आगे की ओर गिरकर हॉल में जा गिरा, और वे सुरंग के अंत में वहीं बैठ गए जहां उसने उन्हें छोड़ा था।
वे फुफकारे जब उन्होंने उसकी आवाज सुनी, और हालांकि इससे हॉबिट को ये पता लगाने में मदद मिली कि वे कहाँ हैं, लेकिन उन्हें उनसे कुछ और पाने में कुछ समय लगा। लेकिन अंत में जब बिल्बो ने वास्तव में फर्श पर पैर पटकना शुरू किया और अपनी तीखी आवाज में लाइट चिल्लाया, तो थोरिन ने उसे पकड़ लिया। रास्ता बंद कर दिया गया और ओइन और ग्लोइन को सुरंग के शीर्ष पर उनके बंडलों में वापस भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद एक टिमटिमाती हुई रोशनी ने उन्हें वापस लौटते हुए दिखाया। ओइन के हाथ में एक छोटी सी पाइन मशाल जल रही थी और ग्लोइन के हाथ में दूसरी मशालों का एक बंडल था। बिल्बो जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ा और मशाल ले ली, लेकिन वह बोनो को दूसरों को जलाने या उसके साथ आने के लिए राजी नहीं कर सका। जैसा कि थोरिन ने सावधानीपूर्वक समझाया, मिस्टर बैगिंस अभी भी आधिकारिक तौर पर उनके विशेषज्ञ चोर और अन्वेषक थे। अगर उन्हें रोशनी का जोखिम उठाना पसंद था तो यह उनका मामला था। वे सुरंग में उसकी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, इसलिए वे दरवाजे के पास बैठे और देखते रहे। उन्होंने हॉबिट की छोटी सी काली आकृति को अपनी छोटी सी रोशनी को ऊपर उठाए हुए फर्श पर चलते देखा। बीच बीच में जब वह अभी भी काफी करीब था, तो उन्होंने एक चमक और एक झंझनाहट सुनी जब वह किसी सुनहरी चीज पर ठोकर खाता था। जैसे जैसे वह विशाल हॉल में भटकता गया, रोशनी छोटी होती गई, फिर वह हवा में नाचती हुई ऊपर उठने लगी। बिल्बो खजाने के विशाल टीले पर चढ़ रहा था। जल्दी वह शीर्ष पर खड़ा हो गया और फिर भी आगे बढ़ता रहा। फिर उन्होंने उसे एक पल के लिए रुकते और झुकते देखा, लेकिन उन्हें इसका कारण नहीं पता था। यह आर्केनस्टोन था, पहाड़ का दिल। बिल्बो ने थोरिन के वर्णन से अनुमान लगाया, लेकिन वास्तव में इतने शानदार खजाने में भी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भी, दो ऐसे रत्न नहीं हो सकते। जब भी वह चढ़ता था तो वही सफ़ेद चमक उसके सामने चमकती थी और उसके पैरों को अपनी ओर खींचती थी। धीरे धीरे ये पीली रोशनी के एक छोटे से गोले में बदल गया। अब जब वह पास आया तो ये सतह पर कई रंगों की टिमटिमाती चमक से रंगा हुआ था, जो उसकी मशाल की डगमगाती रोशनी से परावर्तित और बिखरी हुई थी। अंत में उसने इसे नीचे देखा और उसने अपनी सांस रोक ली। महान रत्न अपने स्वयं के आंतरिक प्रकाश से उसके पैरों के सामने चमक उठा, और फिर भी बोनो द्वारा काटा और गढ़ा गया, जिन्होंने इसे बहुत पहले पहाड़ के दिल से खोदा था। इसने उस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश को ले लिया और इसे इंद्रधनुष की चमक के साथ सफ़ेद चमक की 10,000 चिंगारियां में बदल दिया। अचानक बिल्बो का हाथ उसके आकर्षण से खींचकर उसकी ओर चला गया। उसका छोटा हाथ उसे बंद नहीं कर सका, क्योंकि वह एक बड़ा और भारी रत्न था, लेकिन उसने उसे उठाया, अपनी आंखें बंद की और उसे अपनी सबसे गहरी जेब में रख लिया। अब मैं सचमुच चोर हूँ, उसने सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बोनो को इसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं अपना हिस्सा खुद चुन सकता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर वे बाकी सब ले लें तो मैं इसे चुनूंगा। फिर भी उसे यह असहज महसूस हो रहा था कि चुनने और चुनने का मतलब वास्तव में इस अद्भुत रत्न को शामिल करना नहीं था, और इससे अभी भी परेशानी आनी थी। अब वो फिर आगे बढ़ गया। वो बड़े टीले के दूसरी ओर चढ़ गया और उसकी मशाल की चिंगारी बोनो की नज़रों से ओझल हो गई। लेकिन जल्द ही उन्होंने उसे फिर से दूर देखा। बिल्बो हॉल के फर्श को पार कर रहा था। वो आगे बढ़ता गया जब तक कि वह दूसरी ओर के बड़े दरवाजे तक नहीं पहुंच गया, और वहां एक हवा के झोंके ने उसे तरोताजा कर दिया, लेकिन इसने उसकी रोशनी को लगभग बुझा दिया। उसने डरते डरते झांका और बड़े बड़े मार्गों और अंधेरे में ऊपर जाने वाली चौड़ी सीढ़ियों की धुंधली शुरुआत की एक झलक देखी। और फिर भी स्मोग का न तो कोई दृश्य था और न ही कोई आवाज। वो बस मुड़कर वापस जाने ही वाला था जब एक काली आकृति उस पर झपट्टा मारकर आई और उसके चेहरे को छू गई। वह चीखा और चौंका, पीछे की ओर लड़खड़ाया और गिर गया। उसकी मशाल सिर के बल नीचे गिरी और बुझ गई। मुझे लगता है कि यह केवल एक बल्ला है और मुझे उम्मीद है, उसने दुखी होकर कहा। लेकिन अब मैं क्या करूं? पूर्व, दक्षिण, उत्तर या पश्चिम में से कौन सा? थोरिन, बालिन, ओइन, ग्लोइन, फिली, किली। वह जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। यह विस्तृत अंधकार में एक पतली सी आवाज लग रही थी।
रोशनी चली गई है। कोई आकर मुझे खोजे और मेरी मदद करे। पल भर के लिए उसकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। बोनो ने उसकी हल्की सी चीखें सुनी, हालांकि वे केवल यही शब्द सुन सके, मदद करो। अब पृथ्वी पर या इसके नीचे क्या हुआ है? थोरिन ने कहा। निश्चित रूप से ड्रैगन नहीं, अन्यथा वह चीखना चिल्लाना बंद कर देता। उन्होंने एक दो पल इंतजार किया और फिर भी ड्रैगन की कोई आवाज नहीं आई। वास्तव में कोई आवाज नहीं आई, बिल्बो की दूर से आए आवाज के अलावा। आओ, तुम में से कोई एक या दो लाइट और ले आओ। थोरिन ने आदेश दिया। ऐसा लगता है कि हमें जाकर अपने चोर की मदद करनी होगी। अब मदद करने की हमारी बारी है, बालिन ने कहा, और मैं जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि फिलहाल ये सुरक्षित है। ग्लोइन ने कई और मशालें जलाईं और फिर वे सभी एक एक करके बाहर निकले और जितनी जल्दी हो सके दीवार के साथ चले गए। कुछ ही देर में उन्हें बिल्बो खुद उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने उनकी रोशनी की टिमटिमाहट देखी, उसकी बुद्धि तुरंत वापस आ गई। सिर्फ एक बल्ला और एक गिरी हुई मशाल, इससे बुरा कुछ नहीं। उसने उनके सवालों के जवाब में कहा। हालांकि वे बहुत राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन वे बिना किसी कारण के डरे जाने पर चिड़चिड़े हो रहे थे। लेकिन अगर उसने उन्हें उस समय आर्किनस्टोन के बारे में बताया होता, तो वे क्या कहते, मुझे नहीं पता। खजाने की सिर्फ झलकियां जो उन्होंने चलते समय देखी थीं, ने उनके बौने दिलों की सारी आग को फिर से जला दिया था। और जब एक बौने का दिल, चाहे वह सबसे सम्मानित व्यक्ति ही क्यों न हो, सोने और जवाहरात से जागता है, तो वह अचानक साहसी हो जाता है और वह भयंकर हो सकता है। बोनो को अब किसी भी तरह के आग्रह की जरूरत नहीं थी। अब सभी लोग मौका मिलने पर हॉल का पता लगाने के लिए उत्सुक थे और यह मानने को तैयार थे कि फिलहाल स्मॉग घर से दूर है। अब हर किसी ने एक जलती हुई मशाल थाम ली थी और जैसे ही उन्होंने पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ देखा, वे डर और सावधानी भी भूल गए। वे जोर से बोले और एक दूसरे से चिल्लाए। जैसे ही उन्होंने टीले या दीवार से पुराने खजाने उठाए और उन्हें रोशनी में रखा, उन्हें दुलारते हुए और उन्हें छूना। फिली और किली लगभग खुश थे, और वहां अभी भी चांदी से बुनी हुई कई सुनहरी वीणाएं लटकी हुई थीं। उन्होंने उन्हें उठाया और बजाया, और जादुई होने के कारण और ड्रैगन से भी अछूते, जिसे संगीत में थोड़ी दिलचस्पी थी, वे अभी भी सुर में थे। अंधेरा हॉल एक ऐसी धुन से भर गया था जो बहुत समय से शांत थी। लेकिन ज्यादातर बौने ज्यादा व्यावहारिक थे। उन्होंने रत्न इकट्ठा किए और अपनी जेबें भर ली, और जो वे नहीं ले जा सकते थे उसे अपनी उंगलियों से एक आह भरकर वापस गिरा दिया। थोरिन इनमें से सबसे कम नहीं था, लेकिन वो हमेशा किसी ऐसी चीज की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था जो उसे नहीं मिल पाती थी। यह आर्किनस्टोन था, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में किसी से बात नहीं की। अब बोनो ने दीवारों से डाक और हथियार उतार लिए और खुद को हथियारबंद कर लिया। थोरिन वाकई बहुत शानदार दिख रहा था, सोने की परत चढ़ी अंगूठियों का कोट पहने हुए, लाल पत्थरों से जड़े बेल्ट में चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। मिस्टर बेगिंस, वह चिल्लाया, यह आपके इनाम का पहला भुगतान है। अपना पुराना कोट उतारो और यह पहनो। इसके साथ ही उसने बिल्बो को एक छोटा सा कवच पहनाया, जो बहुत पहले किसी युवा एल्फ राजकुमार के लिए बनाया गया था। ये सिल्वर स्टील का था, जिसे एल्फ मित्रिल कहते हैं, और इसके साथ मोतियों और क्रिस्टल की एक बेल्ट थी। हॉबिट के सिर पर एक हल्का चमड़े का हेलमेट पहनाया गया था, जिसके नीचे स्टील के छल्ले लगे हुए थे और किनारे पर सफ़ेद रत्न जड़े हुए थे। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, उसने सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बेतुका लग रहा हूँ। घर पर वे लोग हिल पर कैसे हंसेंगे। फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक आईना होता। फिर भी मिस्टर बेगिंस ने खजाने के जादू से अपना सिर बोनो से ज्यादा दूर रखा। बोनो के खजाने की जांच करते करते थकने से बहुत पहले ही वह थक गया और फर्श पर बैठ गया, और वह घबराहट में सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या होगा। मैं इन कीमती प्यालों में से बहुत कुछ दे दूंगा, उसने सोचा, बियोर्न के लकड़ी के कटोरे में से किसी एक में कुछ पीने के लिए। थोरिन, वह जोर से चिल्लाया, अब क्या, हम हथियारबंद हैं, लेकिन स्मोक द ड्रेडफुल के खिलाफ पहले कभी कोई कवच काम नहीं आया।
ये खजाना अभी तक वापस नहीं जीता गया है। हम अभी सोना नहीं खोज रहे हैं, बल्कि भागने का रास्ता खोज रहे हैं, और हमने बहुत देर तक किस्मत को आजमाया है। तुम सच बोल रहे हो, थोरिन ने होश संभालते हुए उत्तर दिया। चलो चलें, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। 1000 साल में भी मैं इस महल के तौर तरीके नहीं भूलूंगा। फिर उसने दूसरों को पुकारा और वे सब इकट्ठे हो गए और अपने मशालों को अपने सिर के ऊपर थामे हुए वे खुले दरवाजों से गुजर गए, बिना पीछे मुड़कर देखे। कई बार लालसा से देखा। उन्होंने अपने चमचमाते कवच को फिर से अपने पुराने लिबादों से ढाक लिया और अपने चमकीले हेलमेटों को फटे हुए हुडों से ढाक लिया, और एक एक करके वे उनके पीछे पीछे चल पड़े। थोरिन अंधेरे में छोटी रोशनियों की एक पंक्ति जो बार बार रुक जाती थी, एक बार फिर डर के मारे ड्रैगन के आने की किसी भी अफवाह को सुन रही थी। हालांकि सभी पुराने अलंकरण बहुत पहले ही खराब हो चुके थे या नष्ट हो चुके थे, और हालांकि राक्षस के आने जाने से सब कुछ गंदा और नष्ट हो चुका था, थोरिन को हर मार्ग और हर मोड़ का पता था। वे लंबी सीढ़ियां चढ़ते, मुड़ते और चौड़े गूंजते रास्तों से नीचे उतरते, फिर मुड़ते और फिर से और सीढ़ियां चढ़ते, और फिर से और सीढ़ियां चढ़ते। ये सीढ़ियां चिकनी थीं, चौड़ी और सुंदर जीवित चट्टान से काटी गई थीं, और ऊपर ऊपर बौने गए, और उन्हें किसी जीवित चीज का कोई संकेत नहीं मिला, केवल छिपी हुई छायाएं जो हवा में लहराती उनकी मशालों के दृष्टिकोण से भाग गईं। वैसे भी सीढ़ियां हॉबिट टांगों के लिए नहीं बनी थीं, और बिल्बो को लग रहा था कि वह अब और आगे नहीं जा सकता। तभी अचानक छत ऊंची हो गई और उनकी मशाल की रोशनी की पहुंच से बहुत दूर हो गई। दूर ऊपर किसी छेद से एक सफ़ेद चमक आती हुई दिखाई दे रही थी, और हवा में मीठी खुशबू आ रही थी। उनके सामने बड़े बड़े दरवाजों से मंद मंद रोशनी आ रही थी, जो अपने टिका पर मुड़े हुए और आधे जले हुए लटके हुए थे। ये थोरोर का महान कक्ष है, थोरिन ने कहा, भोज और परिषद का हॉल। अब आगे का गेट ज्यादा दूर नहीं है। वे खंडहर हो चुके कमरे से गुजरे। वहां टेबल सड़ रही थी, कुर्सियां और बेंचें उल्टी पड़ी थीं, जली हुई और सड़ रही थीं। खोपड़ी और हड्डियां फर्श पर प्यालों और कटोरों और टूटी हुई पीने की सींगों और धूल के बीच पड़ी थीं। जैसे ही वे आगे के छोर पर और दरवाजों से गुजरे, उनके कानों में पानी की आवाज पड़ी और धूसर रोशनी अचानक और भी ज्यादा भरी हुई हो गई। यही वह जगह है जहां से बहती नदी निकलती है, थोरिन ने कहा। यहाँ से यह गेट की ओर तेजी से जाती है। चलो हम इसका अनुसरण करें। चट्टान की दीवार में एक अंधेरे छेद से उबलता हुआ पानी निकल रहा था, और यह एक संकरी नाली में घूमता हुआ बह रहा था, जिसे प्राचीन हाथों की चालाकी से सीधा और गहरा बनाया गया था। इसके बगल में एक पत्थर की पक्की सड़क थी, जो कई लोगों के बराबर चलने के लिए पर्याप्त चौड़ी थी। वे तेजी से इस पर दौड़े और एक चौड़े चौड़े मोड़ के चारों ओर घूमे, और देखो, उनके सामने दिन की चौड़ी रोशनी थी। सामने एक ऊंचा मेहराब था, जिसके अंदर अभी भी पुराने नक्काशीदार काम के टुकड़े दिखाई दे रहे थे, हालांकि यह घिसा हुआ, बिखरा हुआ और काला पड़ गया था। एक धुंधले सूरज ने अपनी पीली रोशनी पहाड़ की भुजाओं के बीच फेंकी, और सोने की किरणें दहलीज पर फुटपाथ पर गिर रही थीं। धुआं उगलती मशालों से नींद से डरे चमगादड़ों का एक झुंड उनके ऊपर से गुजरा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पैर ड्रैगन के गुजरने से चिकने और चिपचिपे पत्थरों पर फिसलने लगे। अब उनके सामने पानी शोर मचाते हुए बाहर की ओर गिर रहा था और झाग के साथ घाटी की ओर बह रहा था। उन्होंने अपनी पीली मशालें जमीन पर फेंक दी और चकाचौंध आंखों से बाहर देखते रहे। वे फ्रंट गेट पर आ गए थे और डेल की ओर देख रहे थे। खैर, बिल्बो ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दरवाजे से बाहर देखूंगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से सूरज को देखकर इतना खुश होऊंगा और अपने चेहरे पर हवा महसूस करूंगा। लेकिन ओह, ये हवा बहुत ठंडी है। ये सच था। आने वाली सर्दी के खतरे के साथ एक कड़वी पूर्वी हवा बह रही थी। ये पहाड़ की भुजाओं के ऊपर से घाटी में घूमती हुई चट्टानों के बीच से गुजरी। ड्रैगन प्रेतवाधित गुफाओं की गहरी गहराई में लंबे समय तक रहने के बाद वे धूप में कांप रहे थे। अचानक बिल्बो को एहसास हुआ कि वह न केवल थका हुआ था, बल्कि बहुत भूखा भी था। वास्तव में ऐसा लगता है कि सुबह देर हो चुकी है,
उन्होंने कहा, और इसलिए मुझे लगता है कि यह आधे क्या कम है। अगर नाश्ता करना है तो नाश्ते का समय कम कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्मॉग का सामने वाला दरवाज़ा खाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। चलो कहीं चलते हैं जहां हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठ सकें। बिल्कुल सही, बालिन ने कहा, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। हमें पहाड़ के दक्षिण पश्चिमी कोने में पुरानी चौकी की ओर जाना चाहिए। वो कितनी दूर है? हॉबिट ने पूछा। मुझे लगता है कि 5 घंटे का सफर होगा। रास्ता बहुत कठिन होगा। गेट से नदी के बाएं किनारे तक की सड़क पूरी तरह टूटी हुई लगती है। लेकिन नीचे देखो, नदी अचानक डेल के पार पूर्व की ओर मुड़ जाती है और खंडहर हो चुके शहर के सामने आ जाती है। उस जगह पर एक पुल था जो खड़ी सीढ़ियों तक जाता था, जो दाहिने किनारे पर चढ़ती थी और फिर रवेनहिल की ओर जाने वाली सड़क तक जाती थी। वहाँ एक रास्ता है या था जो सड़क को छोड़कर पोस्ट तक चढ़ता था। यह एक कठिन चढ़ाई भी है, भले ही पुरानी सीढ़ियाँ अभी भी वहाँ हों। यार, हॉबिट ने बड़बड़ाते हुए कहा, नाश्ते के बिना और अधिक चलना और अधिक चढ़ना। मुझे आश्चर्य है कि हमने उस घड़ी रहित कालातीत छेद के अंदर कितने नाश्ते और अन्य भोजन गंवा दिए हैं। वास्तव में, जब से ड्रैगन ने जादुई दरवाजा तोड़ा था, तब से 2 रातें और 1 दिन बीत चुका था, और वो भी बिना भोजन के। लेकिन बिल्बो गिनती भूल चुका था, और वह ये बता सकता था कि यह एक रात या एक सप्ताह की रात रही होगी। आओ, आओ, थोरिन ने हंसते हुए कहा। उसका उत्साह फिर से बढ़ने लगा था, और उसने अपनी जेबों में रखे कीमती पत्थरों को खटकाया। मेरे महल को गंदा गड्ढा मत कहो। तुम तब तक रुको जब तक कि यह साफ और फिर से सजाया न जाए। ये तब तक नहीं होगा जब तक स्मोग मर नहीं जाता, बिल्बो ने उदास होकर कहा। इस बीच वह कहाँ है? मैं ये जानने के लिए एक बढ़िया नाश्ता भी दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह पहाड़ पर चढ़कर हमारी ओर नहीं देख रहा होगा। इस विचार ने बॉनो को बहुत परेशान कर दिया, और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि बिल्बो और बालिन सही थे। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डोरी ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें मेरे सिर के पीछे हैं। यह एक ठंडी सुनसान जगह है, बोम्बूर ने कहा। यहाँ पीने के लिए पानी तो हो सकता है, लेकिन मुझे खाने का कोई निशान नहीं दिख रहा। ऐसे इलाकों में ड्रैगन हमेशा भूखा ही रहेगा। चलो, चलो, बाकी लोग चिल्लाए। चलो हम भी बालिन के रास्ते पर चलें। दाईं ओर की चट्टानी दीवार के नीचे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे नदी के बाईं ओर पत्थरों के बीच से आगे बढ़ते रहे, और खालीपन और वीरानी ने जल्द ही थोरिन को फिर से शांत कर दिया। जिस पुल के बारे में बालिन ने बात की थी, वह बहुत पहले ही गिर चुका था, और उसके ज्यादातर पत्थर अब उथली शोरगुल वाली धारा में सिर्फ पत्थर के टुकड़े रह गए थे। लेकिन उन्होंने बिना किसी परेशानी के पानी को पार किया, और पुरानी सीढ़ियां ढूंढी और ऊंचे किनारे पर चढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वे पुरानी सड़क पर पहुंच गए, और कुछ ही देर में चट्टानों के बीच छिपी एक गहरी खाई में पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ देर आराम किया और जितना हो सका नाश्ता किया, मुख्य रूप से क्रम और पानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रम क्या है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे इसकी रेसिपी नहीं पता, लेकिन ये बिस्किट जैसा होता है, लंबे समय तक अच्छा रहता है। माना जाता है कि यह ताकतवर होता है, और निश्चित रूप से मनोरंजक नहीं होता। वास्तव में चबाने के अलावा इसे खाना बहुत ही नीरस होता है। इसे झील के लोग लंबी यात्राओं के लिए बनाते थे। उसके बाद वे फिर आगे बढ़े, और अब सड़क पश्चिम की ओर मुड़ गई और नदी को छोड़ दिया, और दक्षिण की ओर इशारा करने वाली पहाड़ी की चोटी का बड़ा किनारा और भी करीब आ गया। आखिरकार वे पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गए। ये खड़ी चढ़ाई थी, और वे एक के पीछे एक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार देर दोपहर में वे रिज के शीर्ष पर पहुंच गए और सर्दियों के सूरज को पश्चिम की ओर नीचे जाते हुए देखा। यहाँ उन्हें एक समतल जगह मिली जिसके 3 तरफ दीवार नहीं थी, लेकिन उत्तर की ओर एक चट्टानी ढलान थी जिसमें एक दरवाज़ा जैसा खुला हिस्सा था। उस दरवाजे से पूर्व, दक्षिण और पश्चिम का विस्तृत नज़ारा दिखाई देता था। यहाँ, बालिन ने कहा, पुराने दिनों में हम हमेशा पहरेदार रखते थे, और पीछे का दरवाज़ा एक चट्टान से बने कक्ष में जाता है जिसे यहाँ एक पहरेदार के रूप में बनाया गया था।
पहाड़ के चारों ओर ऐसे कई स्थान थे, लेकिन हमारी समृद्धि के दिनों में पहरेदारी की बहुत कम जरूरत थी और पहरेदारों को ज्यादा आरामदायक बनाया गया था। शायद नहीं तो हमें ड्रैगन के आने की चेतावनी लंबे समय तक मिल सकती थी और चीजें अलग हो सकती थीं। फिर भी यहाँ हम अब कुछ समय के लिए छिपकर और आश्रय में रह सकते हैं और बिना देखे बहुत कुछ देख सकते हैं। कोई खास फायदा नहीं अगर हमें यहाँ आते हुए देखा गया, डोरी ने कहा, जो हमेशा पर्वत की चोटी की ओर देख रहा था, मानो उसे उम्मीद थी कि स्मोग वहाँ एक चिड़िया की तरह एक मीनार पर बैठा होगा। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, थोरिन ने कहा। आज हम इससे आगे नहीं जा सकते। सुनो, सुनो, बिल्बो चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। चट्टानी कक्ष में 100 लोगों के लिए जगह थी और अंदर एक छोटा कक्ष था जो बाहर की ठंड से दूर था। ये बिल्कुल सुनसान था, ऐसा लगता था कि स्मॉग के शासन के सभी दिनों में जंगली जानवरों ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वहां उन्होंने अपना बोझ रखा और कुछ लोग तुरंत नीचे गिर गए और सो गए, लेकिन बाकी लोग बाहरी दरवाजे के पास बैठे और अपनी योजनाओं पर चर्चा की। अपनी सारी बातचीत में वे हमेशा एक ही बात पर वापस आते थे, स्मॉग कहाँ था। उन्होंने पश्चिम की ओर देखा और वहां कुछ नहीं था, और पूर्व में भी कुछ नहीं था, और दक्षिण में ड्रैगन का कोई निशान नहीं था, लेकिन बहुत सारे पक्षियों का जमावड़ा था। ये देखकर वे देखते रहे और आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वे इसे समझने के करीब भी नहीं थे जब पहले ठंडे तारे निकले।